कोऑर्डिनेटेड फोर्सेस इस टॉपिक के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होगा, हर एक स्टूडेंट को कोई भी अगर इंक्लाइन फोर्सेस होता है तो उसको रिजॉल्व करते आना चाहिए और उन्हीं फोर्सेस का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हमें मोमेंट लेने आना चाहिए, ठीक है। यानी कि फोर्सेस को रिजॉल्व करना और उन्हीं फोर्सेस को अगर रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उन फोर्सेस का हमें मोमेंट लेते आना, यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेटेड फोर्सेस इस टॉपिक के अंदर। और यही कंसेप्ट आगे के जो 2 टॉपिक है वहाँ पर भी यूज़ की जाती है। दूसरा टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम और तीसरा टॉपिक होगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्लियर करने के लिए हर एक स्टूडेंट को कोऑर्डिनेटेड फोर्सेस ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2017 ईयर का लिया है, दिसंबर में आया हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेल क्रैंक लीवर शोन, आल्सो लोकेट इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिंज बी। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पर मैंने दूसरे पेज पे बनाया हुआ है, ठीक है। देखो इस बेल क्रैंक के अंदर कितने फोर्सेस दिख रहे हैं हमें, ये 50 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है जो कि इंक्लाइन है 60 डिग्री पे। 100 न्यूटन का फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये 120 न्यूटन का फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट करते हुए दिख रहा है, ठीक है। बेस ए भी दिख रहा है, बीच में सेंटर होगा वो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये बी सी की लेंथ कितनी दी हुई हमें, 40 सेंटीमीटर। ये जो बी सी दिख रहा है ना लीवर का, ये जो आर्म दिख रहा है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना होगा, ये जो 3 फोर्सेस दिख रहे हैं उन्हीं 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी कि जो सिंगल फोर्स बनेगा वो निकालना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सो दैट आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए अभी हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं ये वाले एरर से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ एक्स, ठीक है। वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने वो स्टेटमेंट लिख दिया है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, ये समेशन एफ एक्स लिखना होगा इज इक्वल टू, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमें देखने हैं, अभी वर्टिकल फोर्सेस नहीं देखने होंगे। ये 100 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल है तो ये कंसिडर नहीं करना होगा, ठीक है। ये 120 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कहाँ पर एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका नेचर कैसा होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 120। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्लस 120 लिखा, यूनिट नहीं लिखना। अब इसके बाद क्या प्लस या माइनस साइन आएगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस 50 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स एक्स कंपोनेंट। अभी देखो ये 50 न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। फोर्स किस क्वाड्रेंट में जाता है वो उसके एरो हेड से पता चलता है। क्या कहा मैंने, फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है वो उस फोर्स के एरो हेड से पता चलता है। वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसी फोर्स के टेल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी टेल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्स जा रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, प्लस होगा, ठीक है। उस फोर्स क्वाड्रेंट में जाने वाले इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, प्लस है, ठीक है। उसके बाद क्या एक्स कंपाउंड निकाले तो उसके कारण क्या आएगा, कॉस आएगा, और उस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल लिखना होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल कितना दिख रहा है, इस 15 न्यूटन फोर्स का 60, तो साइड में क्या लिखूंगा 60। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपाउंड कैसा होता है, प्लस होता है, इसके कारण इस फोर्स का ये एक्स कंपाउंड के पहले हमें क्या साइन देना होगा, प्लस साइन देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 50 कॉस 60 क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन इस इंक्लाइन फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, समेशन एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 50 इंटू 1/2 25 हो जाएगा, 25 इसमें ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 145, ठीक है। तो ये समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 145 मिल जाएगी। यूनिट नहीं लिखना है, इसे अंडरलाइन कर दो। इसके बाद सिमिलरली हमें क्या लिखना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेज वर्टिकली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ वाई। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ वाई। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में मुझे क्या लिखना होगा, समेशन एफ वाई लिखना होगा इज इक्वल टू, डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं, वर्टिकल फोर्सेस 50 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है, ठीक है। ये हमें पता चला था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट आता है नेगेटिव, तो वो कंपोनेंट नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके कारण उसके पहले हमें क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। तो ये माइनस लिखा, उसका वर्टिकल कंपाउंड कैसे लिखेंगे, 50 फोर्स की वैल्यू वर्टिकल कंपाउंड लिख रहा है तो उसके साथ क्या आएगा, साइन आएगा, और एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल लिखोगे वो कितना है 60 इसके इसमें, ठीक है। तो 50 न्यूटन इस फोर्स का वर्टिकल कंपाउंड क्या लिखा हम लोगों ने, -50 साइन 60, ठीक है। इसके बाद ये 100 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या लिखूंगा डायरेक्टली -100, यूनिट नहीं लिखना है। और यहाँ पर 120 न्यूटन का जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ यही 2 फोर्सेस आएंगे। तो इनका समेशन एफ वाई कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा, इज इक्वल टू माइनस ही होगा, इतना पता है तो ये माइनस लिख दिया। नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 143.30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा
0.30, यहाँ पे यूनिट लिखना होगा, ठीक है। ये क्या निकाला हम लोगों ने, समेशन एफ वाई निकाला, ऊपर भी ये यूनिट लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो समेशन एफ ऑफ एक्स आ चुका है, समेशन एफ ऑफ वाई आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा, जो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में। ये क्या लिखा फिर, देयरफॉर आर का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू पता होने पर रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस देकर समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, उनकी जो वैल्यू आई थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे रूट के अंदर ही, ठीक है। तो ये रूट पूरा कवर करना चाहिए। समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 145 को ब्रैकेट में लिखकर पावर में 2 कर दिया। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूँगा, -143.30, ठीक है, उसके पावर में 2 कर दिया। रूट ये पूरा कवर करना चाहिए। डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो आर कितना मिल रहा है हमें, 145 का स्क्वायर किया प्लस 143.30 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो वो इक्वल टू करने पर हमें आंसर मिलेगा 203.862। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा करेंगे तो आंसर क्या होगा रिजल्टेंट के लिए, 203.86 होगा। यूनिट लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ये यूनिट लिख दिया। और हमें उन्होंने पूछा नहीं कि थीटा क्या है, थीटा कितना होगा, थीटा यानी कि ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पूछा नहीं है, लेकिन वो हम लोग हमेशा निकाला करेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो एंड लिखा थीटा आर यानी कि रिजल्ट का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा के लिए tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स, ठीक है। अगर ये कैलकुलेट करते वक्त, ये थीटा आर कैलकुलेट करते वक्त समेशन एफ ऑफ एक्स भले नेगेटिव हो या फिर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, आप लोग अंदर वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा होगे, सब इक्वल टू tan इनवर्स पुट किया। समेशन एफ वाई की वैल्यू कितनी थी, ये माइनस में थी, लेकिन मैं प्लस ही लिखूंगा, 143.30, ठीक है, ये 3 लिखा, अपॉन में कितना होगा 145, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं हमें थीटा आर कितना मिलेगा। अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है, इतना याद रखना है। तो थीटा आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और इतना याद रखो कैलसी पर कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा मोड आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। खासकर मैकेनिक्स से प्रॉब्लम करते वक्त गलती से भी आपका मोड रेडियन में नहीं जाना चाहिए। अगर रेडियन मोड चला जाएगा तो सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपॉन में क्या लिखा 145, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू देने पर आंसर मिलता है हमें 44.66, ठीक है। तो थीटा आर का इंग्लिश में कितना आएगा 44.66, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू हिंज बी बोला गया था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, देखो थीटा आर हम लोगों ने कितना निकाला 44.66, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में होगा वो कैसे पता चलेगा, समेशन एफ ऑफ एक्स और ये समेशन एफ ऑफ आर वाई जो आया था ना उनके साइन से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समेशन एफ ऑफ एक्स का साइन कैसा है, प्लस है, और समेशन एफ ऑफ वाई का साइन कैसा निगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट आया वो किस क्वाड्रेंट में ऐड करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड करेगा तो उसके कारण इस तरीके से हम लोग वो सिम्बॉल बना देंगे। इसका मतलब प्लस है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये इस तरीके से आएगा थोड़ा सा इंक्लिनेशन, समेशन एफ ऑफ वाई निगेटिव ना, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, ठीक है। आगे हमें लिखना होगा नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन, इट्स मतलब रिजल्टेंट का, नाउ टू फाइंड लिखा, या आर लिख लेता हूँ, आर पोजीशन, ठीक है। अगर कभी भी हमें रिजल्टेंट का पोजीशन पूछा जाता है तो उस केस में हमें वेरिएंस थ्योरम यूज करना होता है। तो यहाँ पर नीचे क्या मेंशन करेंगे, बाय वेरिएंस थ्योरम। वेरिएंस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, वो यहाँ पर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देता हूँ। स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा, समेशन, ठीक है, सब यानी कि एडिशन, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट हिंज, यहाँ पर बी बोला गया है तो बी लिखा, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। दोनों केस में पॉइंट बी रहेगा, सेम पॉइंट रहता है मोमेंट सेंटर। मोमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। मोमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट द पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान दो, आगे का काम लिखने वाला ये दूसरे पेज पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वाले पेज का काम अपना हो गया, लास्ट में ये पॉइंट काम का था तो वो दिख रहा है आपको यहाँ पर। फोर्स का, ये मोमेंट का मतलब क्या बताता है आपको, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। हिंज पॉइंट आपको बी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, ये 100 न्यूटन का फोर्स बी के अराउंड कैसे घूम रहा है वो पता करना चाहिए। अभी देखो बी के अराउंड घुमाना ही है, ये 100 न्यूटन का फोर्स सीधा नीचे नहीं जाएगा अप टू इन्फिनिटी, इसे घुमाना है अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट लेना है 100 न्यूटन फोर्स का, तो वो बी के अराउंड ऐसा उल्टा होके जाएगा। उल्टा होके जाएगा मतलब उसे वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज नेचर हम लोगों ने फर्स्ट डे से क्या लिया है, माइनस लिया है, ठीक है। तो 100 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी क्या होगा, 100 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैसा, शॉर्टेड डिस्टेंस होता है। उस मोमेंट सेंटर से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक का आया हुआ शॉर्टेड डिस्टेंस वो कितना है, इस केस में 20 है, ठीक है, सेंटीमीटर में।
तो मोमेंट क्या लिखेंगे हम लोग 100 इंटू 20 लिखेंगे, लेकिन 100 माइनस देना होगा। क्यों? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है इसके कारण, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कैसे आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस 100 इंटू 20 लिखा, ठीक है। अभी क्या करो आप लोग, ये जो 15 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है ना, 15 न्यूटन के फोर्स को आप लोग रिजॉल्व करो। क्या कहा? 15 न्यूटन के फोर्स को रिजॉल्व करो। रिजॉल्व आप लोग कैसे कर सकते हो? उसका एक्स कंपोनेंट आएगा, उसका वाई कंपोनेंट आएगा, ठीक है। इस 15 न्यूटन के फोर्स को मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ उसके एरो हेड पे, क्योंकि एरो हेड ए बी को टच कर रहा है इसके कारण। तो अगर इस 15 न्यूटन के फोर्स को इस एरो हेड पे अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, जो हमें पता है, ठीक है। वो कितना होगा? क्योंकि 15 न्यूटन का फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, नीचे आएगा, जो कितना होगा 50 साइन 60 होगा। और इसी एरोहेड से उसका एक्स कंपोनेंट राइट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। वो कितना होगा 50 कॉस 60 होगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, यहाँ पर अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट सेंटर से जाता है, इस 50 कॉस 60 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है जो कि बी इस मोमेंट सेंटर से जाता है, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है पॉइंट बी से ही जा रहा है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आएगा ही नहीं, जीरो होगा। तो इसके कारण ये 50 कॉस 60 का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी नहीं आएगा। लेकिन 50 साइन 60 का ये जो फोर्स है, 50 साइन 60 न्यूटन का जो भी फोर्स है, वो अबाउट पॉइंट बी कैसे घूमेगा, उल्टा ही घूमेगा। ऐसा सीधा नीचे नहीं जाएगा, उसका मोमेंट लेना है ना, तो वो ऐसा बी के अराउंड उल्टा घूमेगा। उल्टा घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज नेचर मोमेंट का हम लोगों ने फर्स्ट डे से कैसे लिया, निगेटिव, ठीक है। कोई सर लोग, मोस्टली सर लोग उसे एंटी क्लॉकवाइज प्लस कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव कंसिडर किया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन कंसेप्ट तो सेम होती है। तो ये 50 साइन 60 जो लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट 50 न्यूटन इस फोर्स का, जो कि बी के अराउंड कैसे घूमेगा, उल्टा उल्टा घूमेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका मोमेंट क्या मिलेगा हमें, -50। फोर्स कंपोनेंट क्या होगा वर्टिकल वाला, 50 साइन 60 लिखा, इनटू डिस्टेंस कितना बोलोगे आप लोग, 40 क्यों डिस्टेंस होगा समझा होगा, क्योंकि 50 साइन 60 के लाइन ऑफ एक्शन से बीच का डिस्टेंस कितना बन रहा है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक फोर्स को हमें मोमेंट निकालना है, जो कि है 120 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। 120 न्यूटन ये जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये पीछे ब्लैक पेन से मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, तो इस जो 120 न्यूटन का फोर्स को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। इस 120 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट बी से डिस्टेंस कितना होगा वो नहीं पता हमें, तो वो डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो, मतलब ये जो कर्ली लाइन मार्क किया ना मैंने, वो डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी होगी। अभी देखो यहाँ पर ये वर्टिकल एंगल कितना दिख रहा है, 30, इसका मतलब ये नीचे का एंगल कितना होगा, नीचे का एंगल कितना होगा, ये नीचे का एंगल होगा 60, ठीक है। देखो आपको ये दूसरे पेज पे एक रफ कंसेप्ट बता देता हूँ जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, समझा देता हूँ। अगर ये कोई भी इंक्लाइन लाइन कहो या फिर फोर्स को, ठीक है, इंक्लाइन लाइन ही कहो, लेंथ को, कोई भी अगर ये एल लेंथ है, यहाँ पर आपको एल थीटा पता है, ठीक है। कोई भी इंक्लाइन लेंथ एल, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगा वो, और थीटा डिग्री में इंक्लिनेशन। इन दैट केस अगर इस पॉइंट से, इस अपर वाले एंड से अगर मैं एक वर्टिकल ड्रॉ कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस हो जाएगा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी ना, तो इधर 90, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एल लाइन निकाली थी, उसके अपर एंड से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, सपोज इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ डार्क करके, तो उसका डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। क्यों? हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा कॉस आता है, इतना याद रखो। क्या कहा? हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा कॉस आएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये एल टोटल हाइपोटेनस वाला, और इधर क्या लिखोगे, कॉस थीटा। आया समझ में ये? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, एल कॉस थीटा। और ये क्या है, वर्टिकल है। ये क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल के साथ क्या आता है, हमेशा साइन आता है। ये डिस्टेंस एल, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा। और ये थीटा कैसा होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ चाहिए, इस एल का एक्स के साथ ही बना हुआ ये इंक्लिनेशन होना चाहिए, ठीक है। सपोज वो लाइन इस तरीके से, एल लाइन इस तरीके से, एंगल थीटा यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से मान के चलो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे माइंड पे, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये जो कर्ली लाइन से बता रहा हूँ ना हॉरिजॉन्टल वाला, ये डिस्टेंस निकालना है। वो कैसे होगा, एल आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके कारण कॉस आएगा, और जो थीटा एक्स के साथ बना हुआ है वो एल कॉस थीटा ये मिलेगा, और ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला, एल साइन थीटा। वर्टिकल वाला क्या बनेगा, एल साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी जो मैंने बताया आपको, वो हम लोग डायग्राम में यूज़ करेंगे, पिछले वाले डायग्राम में, ताकि हमें 120 न्यूटन की फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का मोमेंट सेंटर बी से डिस्टेंस मिले, ठीक है। तो देखो डायग्राम के अंदर ध्यान देना, हमें क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। बी सी कितना दिख रहा है हमें, 40।
अंदर का एंगल देखो मैंने लिखा, उन्होंने ये 30 दिया हुआ था, ये 60 नहीं दिया हुआ था वो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लिख दिया 60, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल एंगल 90 होता है ना, तो 90 माइनस 30 करने पर नीचे का कितना बचेगा 60, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है अभी, ये जो कर्ली लाइन से मार्क किया हुआ डिस्टेंस निकालना है ना वर्टिकल वाला, इसी का मतलब क्या हो गया, ये सी पॉइंट से नीचे की तरफ जो परपेंडिकुलर आएगा वो डिस्टेंस मुझे निकालना है, राइट। तो अभी अभी बताया था ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये जो क्या दिख रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, वो उसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी होगी, ये BC डिस्टेंस होगी जो कि 40 है, और इसी BC डिस्टेंस के साथ ये वर्टिकल होने के कारण क्या आएगा, एंगल साइन आएगा, BC साइन, और ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल, यानी कि ये लेंथ, ये जो मार्क किया ना मैंने राइट टिक जो बता रहा हूँ ना, वो लेंथ, उसकी लेंथ कितनी होगी 40 साइन 60 होगी। क्यों, देखो यहाँ से लेकर BC तक का कितना है 40, जिसके वो L जैसे मैच कर रहा था, वर्टिकल है तो वहाँ पर साइन आएगा, और ये एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल कितना है 60, ठीक है। तो वो डिस्टेंस ये C से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 40 साइन 60। आप लोग है ना BC, और सपोज इसको कुछ नाम दो, T नाम दो, BC इस ट्रायंगल पे अगर पाइथागोरस यूज ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करते हो, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो CT अपॉन ये 40 क्या मिल जाएगा, CT की वैल्यू यही हो जाएगी, ठीक है, 40 साइन 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, 120 न्यूटन का फोर्स पॉइंट बी के अराउंड, ऐसा 120 न्यूटन का फोर्स ऐसा राइट साइड जाएगा नहीं अप टू इन्फिनिटी, नहीं, उसको घुमाना है अबाउट पॉइंट बी घुमाना है, मोमेंट बोल रहे तो इसके कारण वो कैसे घूमेगा, बी के अराउंड क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने के कारण उसका नेचर प्लस होगा, लेकिन उसका ये बी पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, वो डिस्टेंस हमें मिला है 40 साइन 60, ठीक है। तो 120 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट कैसे लोगे आप लोग, प्लस लिखोगे 120 लिखोगे, फोर्स की वैल्यू इनटू डिस्टेंस कितना आएगा आ रहा था 40 साइन 60 आ रहा था, ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा आर इंटू डी, आर मतलब ये रिजल्टेंट, और ये इंटू डिस्टेंस जो हमें निकालना है पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी निकलेगा वो। तो अगर इस इक्वल टू के पीछे सारा कैलकुलेशन अगर नेगेटिव आता है तो हमें आर के पहले नेगेटिव साइन देना होगा, अगर इक्वल टू के पीछे सारा कैलकुलेशन प्लस आएगा तो हमें आर के पहले प्लस साइन देना होगा, ठीक है। ध्यान रखो जब मोमेंट निकालते हो तो मोमेंट निकालते हो यहाँ पर आर की वैल्यू जो ऊपर से आती है ना प्लस माइनस नेचर की, वो नहीं लेनी, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, देखते हैं उसे क्या मिलता है प्लस या माइनस। लेफ्ट में हमें वैल्यू मिली है 424.87, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा करेंगे, वो वैल्यू नीचे लिख देता हूँ 424.87, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा इक्वल टू, प्लस मिला तो यहाँ पर आर के पहले क्या होगा प्लस ही साइन होगा, और आर की वैल्यू हमें कितनी मिली थी देखो पिछले वाले पेज पे, आर की वैल्यू हमें मिली थी, इस बार वैल्यू लिख देंगे 203.86, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आर की वैल्यू लिखूंगा 203.86, अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव मिलता तो इस 203.86 के पहले में नेगेटिव साइन देता था, ठीक है, इन टू डी मतलब डिस्टेंस, कहाँ से मिलेगा वो रिजल्टेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी मिलने वाला है, ठीक है। तो वो यहाँ पर निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं 203.86 से मैं 424.87 को डिवाइड कर दूंगा डायरेक्टली, वो हम लोग कैलसी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा 424.87 डिवाइडेड बाय 203.86, ठीक है। तो उसका आंसर देखो कितना मिल रहा है हमें 2.08, ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्या लिखूँगा मैं सेंटीमीटर। इसके बाद आपको जो सिंगल फोर्स होगा और बी डिस्टेंस बी इस पॉइंट से कितना दूरी पर होगा, इतना दूरी पर होगा, और किस क्वाड्रेंट में होगा वो सब कुछ दिखा देना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बेल क्रैंक का ये बेस था और यहाँ पर ये उसका लेवर था, तो ये, और यहाँ पे क्या मान के चलो बी पॉइंट था, बी पॉइंट इधर था, राइट, इधर सी पॉइंट था, इधर ए पॉइंट था। तो बी से हमें डिस्टेंस कितना मिला 2.08, और रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में जा रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था, ठीक है। हम लोगों ने जो थीटा आर निकाला था ना उससे हमें पता चला था रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो 44.66 डिग्री का एंगल बना रहा है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट बनाया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजल्टेंट दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक तो रिजल्टेंट 2.08 डिस्टेंस बी से ऐसा भी आएगा, ऐसा भी आएगा, उसको मैं रफ पेज पे बता रहा हूँ दूसरे। देखो सपोज ये लीवर बेल बना रहा हूँ मैं, ये उसका लीवर हो गया, ठीक है, इधर बी पॉइंट था, तो मैंने क्या बोला रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था, वो ऐसा आएगा आर, या फिर बी के नीचे भी आएगा आर, ठीक है। और जो डिस्टेंस मिला हमें 2.08 वो ये मिला लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने सपोज ये ऐसा माना, और ये लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज ये माना, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक ही रिजल्टेंट सही होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। देखो अगर मैं नीचे वाला रिजल्टेंट कंसिडर करता हूँ अबाउट पॉइंट बी, तो उसका मोमेंट कैसा होगा, नीचे वाले रिजल्टेंट का मोमेंट कैसा होगा अबाउट पॉइंट बी घूमने वाला, उल्टा होगा ना।
नीचे वाला रिजल्टेंट ऐसा जा रहा है, ऐसा सीधा थोड़ी जाएगा, उसको मोमेंट लेना है तो बी के अराउंड उसको घुमाना ही है, तो घूमेगा तो कैसा घूमेगा, उल्टा। उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इधर लेफ्ट साइड में सारे मोमेंट कैसे आए थे, प्लस वैल्यू में आए थे। इसका मतलब ये नीचे वाला आर को कंसिडर करने वाला काम मेरा होगा वो गलत होगा। मैं आर का वैल्यू अगर प्लस ऊपर वाला लेता हूँ तो वो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो वो डिस्टेंस मिला जो मिला वो, और ये ऊपर वाला आर अबाउट पॉइंट भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घूमेगा, इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा, मोमेंट का प्लस होगा, जो कि हमें देखो लेफ्ट साइड में कैसा मिला है, प्लस। इसका मतलब जो दो रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज होती है उनमें से कौन सा वाला सही आने वाला है, ऊपर वाला, ठीक है। तो वो हमें लास्ट में दिखाना होगा, ज़रूरी होगा वो, ठीक है। रिजल्टेंट किस तरीके से जाएगा, तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट इस तरीके से जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आर लिखेंगे यहाँ पर, चाहते तो आर की वैल्यू भी लिख सकते हैं 203.86 न्यूटन। और ये ग्राउंड बनाया, इस ग्राउंड के साथ ये इंक्लिनेशन कितना होगा, थीटा आर का होगा, वो कितना आने वाला है 44.66, ठीक है। अंदर नीचे भी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल है ना, 44.66 डिग्री, ठीक है। ये आर लिखा, ये थीटा लिखा, और ये रिजल्टेंट का बी से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला लाइन ऑफ एक्शन को। ये तो बी सी क्रैंक था ना, वो बी सी लेवर था ये बेल का, ठीक है। वो नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं डी सपोज, ठीक है। और इधर साइड में लिख लेता हूँ इस तरीके से, वो डिस्टेंस कितना होगा 2.08 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस जो मैंने दिखाया ना, बी डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर दिखाया है इस रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, यही हमें पोजीशन निकालना था, रिजल्ट का पोजीशन फ्रॉम हिंज बी, ठीक है। तो इधर ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखो क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। सारे फोर्सेस कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल फोर्सेस दिख रहे हैं, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। डायग्राम मैंने यहाँ पर साइड में बना लिया था, ठीक है। ये सारे फोर्सेस पैरेलल है, तो इसका रिजल्टेंट भी कैसा होगा, पैरेलल ही होगा। तो उसका आंसर करने के लिए हम लोग ये वाली एरो से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, या फिर इंक्लाइन भी कोई फोर्स है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली ऐसा लिख देना होगा टू गेट रिजल्टेंट डायरेक्टली, ठीक है। रिजल्टेंट डायरेक्टली वर्टिकली होगा, अप साइड या फिर डाउन साइड। अप साइड होगा तो इसका मतलब उसका नेचर प्लस है, डाउन साइड होगा तो इसका मतलब नेचर उसका निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकल टू गेट आर। आर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर समेशन एफ ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आर लिखा, आर इक्वल टू समेशन एफ वाई होगा, क्योंकि एक भी एक्स कंपोनेंट है नहीं, तो समेशन एफ ऑफ एक्स बनेगा नहीं, जो भी समेशन एफ ऑफ वाई होगा वही अपना आर होगा। फर्स्ट फोर्स देखो, इस पॉइंट को मैं नाम लिख लेता हूँ ओ, पहले पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया अपनी तरफ से ओ। तो ये 200 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ, तो उसका नेचर कैसे आएगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -200। साइड में 300 न्यूटन का फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसका भी नेचर कैसा होगा, -300 लिखोगे आप लोग। ये 300 न्यूटन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, प्लस 300। और ये 200 जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका नेचर क्या होगा, +200, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ये तो, मतलब रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। तो उसका यूनिट लिख दो, भले यहाँ पर ये वैल्यू मिले ना कुछ, तो 0 भले 0 मिला, लेकिन उसका यूनिट हमें लिखना होगा, वैल्यू क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, आर, या स्टैंड कर रहा था रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट कितना मिला, 0 न्यूटन, बस यही हो गया उसका आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अभी भी मैंने दिखाया कि ये आए हुए क्वेश्चन पेपर में से लिया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 फोर्सेस एक्ट ऑन अ बोल्ट एज शोन इन फिगर, फाइंड देयर रिजल्टेंट, ठीक है। 4 फोर्सेस है एक बोल्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं एज शोन इन फिगर, तो उनका रिजल्टेंट यानी कि सिंगल फोर्स निकालो। देखो डायग्राम इस तरीके से होगी। 4 फोर्सेस कौन से 80 न्यूटन का, जो कि वर्टिकली 20 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। 90 न्यूटन का फोर्स जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। 100 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री का एंगल है। और ये 200 न्यूटन फोर्स एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। देखो फोर्स का इंक्लिनेशन, जैसे कि मैंने पहले क्या बोला, हमेशा हमें एक्स एक्सिस के साथ ही चाहिए। तो ये 20 डिग्री के इंक्लिनेशन को हम लोग 80 न्यूटन को जो वर्टिकल के साथ दिख रहा है, उसको अगर एक्स एक्सिस के साथ बनाना है तो वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में मैं अपने से क्या लिख दूंगा, 70 डिग्री लिखूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लिखा 70 डिग्री लिखा। 80 न्यूटन इस फोर्स का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस व्हाट 70 डिग्री। इंक्लिनेशन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है। और ये चारों फोर्सेस कैसे कॉनकरेंट फोर्सेस है। कॉनकरेंट फोर्सेस क्यों? क्योंकि ये चारों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो इन दिस केस हम लोग वेरिएंस थ्योरम्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। वेरिएंस थ्योरम कब यूज़ किया जाएगा? अगर फोर्सेस पैरेलल होता है या फिर जनरल फोर्स सिस्टम होती है, यानी कि एक पॉइंट से अगर पास होने वाले फोर्सेस नहीं है, उसी केस में अगर हम वेरिएंस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस केस में रिजल्टेंट उनके पॉइंट ऑफ ये जो कॉमन पॉइंट है ना कॉन्टैक्ट का, वहीं से पास होगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या स्टेटमेंट लिख देना है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ एक्स। तो वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ एक्स, ठीक है। उससे पहले लिखा था टू फाइंड आर, यानी कि रिजल्टेंट। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देयरफॉर लिखकर लेफ्ट साइड में लिखूंगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपको देखने हैं। इस -200 न्यूटन को फोर्स को नहीं कंसिडर करना होगा, क्योंकि वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके कारण जो इंक्लाइन फोर्सेस हो गए उन्हीं का एक्स कंपोनेंट आएगा। ये 100 न्यूटन का फोर्स इंक्लाइन है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसा होता है? प्लस। और वो कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा? देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसा होता है? प्लस। तो इसके पहले हमें कोई साइन देने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट प्लस साइन होता है। फोर्स की वैल्यू लिखोगे आप लोग, फोर्स की वैल्यू लिखिए 100, उसके बाद एक्स कंपोनेंट लिख रहे तो उसके साथ हमेशा कॉस आएगा। और इस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है? 15। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 15 लिखूंगा, ठीक है। अब ये 90 न्यूटन का फोर्स, 90 न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। वो कैसे पता चलेगा? देखो फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, उस फोर्स के टेल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन निकाली, पता चल रहा है कि फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे? निगेटिव हो गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। एक 90 न्यूटन का एक एक्स कंपोनेंट निगेटिव होगा, तो उसके कारण वहाँ पर मैं क्या साइन दूंगा? माइनस। फोर्स की वैल्यू 90, एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या एंगल आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आएगा? फंक्शन आएगा कॉस। और एंगल क्या लिखेंगे? हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। तो इस 90 न्यूटन फोर्स का एक्स के साथ बना हुआ एंगल कितना डिग्री का दिख रहा है? 30। तो इधर क्या लिखना है हमें? 30 डिग्री लिखना है, ठीक है। अभी देखो ये 80 न्यूटन का फोर्स, 80 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे? अगर इस टेल से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसका एरोहेड देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई देगा ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसे होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो इसके कारण इधर क्या लिखूंगा मैं? प्लस लिखूंगा। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 80 न्यूटन। तो उधर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूंगा 80। उसके बाद एक्स कंपोनेंट निकाल रहा है, इसके कारण यहाँ पर कॉस लिखना है। और एक्स के साथ बना हुआ एंगल वो कितना होगा? 70 होगा। वर्टिकल वाला नहीं लेना है। एक्स डिग्री के साथ बना हुआ एंगल कितना है? 70। तो इसके साइड में क्या लिखूंगा मैं? 70 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों ही फोर्सेस होंगे जो कि इंक्लाइन थे, उन्हीं का एक्स कंपोनेंट आएगा। 200 न्यूटन का फोर्स इंक्लाइन नहीं था, वर्टिकल था, तो इसके कारण उसका एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको सबको एडअप कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में समेशन एफ एक्स फिर से लिखा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आती है वो, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिलता है 46.01, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली 46 भी लिख सकते हैं। 0.01 को नेगोशिएट करके डायरेक्टली अगर कोई स्टूडेंट 46 भी लिखता है तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 46.01 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन ही होगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा? रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ वाई। देखो लेफ्ट साइड में नहीं, यहाँ पर लिख दिया मैंने, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली एंड एड अप टू गेट समेशन एफ वाई। तो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस हमें ऐड अप करने होंगे। तो ये 200 न्यूटन का फोर्स आएगा एक्टिंग डाउनवर्ड, तो उसका नेचर हमें लेना है माइनस 200 लिखेंगे पहले। तो 100 न्यूटन फोर्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा निगेटिव, तो यहाँ उसके कारण यहाँ पर माइनस साइन आएगा। फोर्स की वैल्यू वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन आता है, ठीक है। उसके साथ एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल विच इज़ 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 90 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट निगेटिव होगा, निगेटिव है, इसके कारण हमें क्या साइन देंगे? माइनस 90 वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पर साइन आएगा। और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस का? 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री लिखा, ठीक है। ये देखो ये 80 न्यूटन का फोर्स जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट होता है निगेटिव है, ठीक है। वो -80 वर्टिकल कंपोनेंट है, तो साइन और एंगल कितना? 70 डिग्री, ठीक है। देखो ये 70 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ वाला ही एंगल हमें लेना होता है। इसको करते हैं साइड में। सारे फोर्सेस निगेटिव है, तो उसका टोटल कैसा होगा? निगेटिव होगा ना, निगेटिव में आएगा इसका आंसर। तो वो कैलकुलेट करने पर देखते हैं आंसर कितना हो रहा है। -200
-100 साइन 15 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, -90 साइन 30, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, -80 साइन 70 राउंड ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू करने पर उसका आंसर कितना मिलेगा, मैं -346.05 है तो उसे 06 कर देता हूँ, ठीक है, -346.06 यूनिट न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट निकालता हमें, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ देयरफॉर R इक्वल टू रूट के अंदर क्या आएगा, समेशन fx का स्क्वायर प्लस समेशन fy का स्क्वायर, ठीक है, पीछे R लिखूंगा, रूट के अंदर समेशन fx देखो पिछली बार कितना निकाला था, 46.01 निकाला था, तो ये 46.01 का होल स्क्वायर करूँगा मैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर -346.06 और उसका स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा रूट एक्सटेंड करना वैल्यू को कवर करने तक, तो लास्ट में ये आंसर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, कितना आता है चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 82.43 मिली हुई है, और उसका क्वाड्रेंट क्या रहेगा वो भी हमें दिखाना होगा। देखो ये समेशन एफ वाई कैसे मिला था, निगेटिव मिला था, और समेशन एफ एक्स कैसे मिला था, पॉजिटिव मिला था, तो वो किस क्वाड्रेंट में इस तरीके से आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो एंगल भी दिखाना होगा, रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर ये अपना सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोप्लेनर फोर्सेस इस टॉपिक का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं मिनिमम और 2 लेक्चर्स लूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की मेरी कोशिश होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आप लोग, उतना आप मैकेनिक्स आपका क्लियर होगा, और मैकेनिक्स क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सिर्फ स्टैटिक स्टार वाला पार्ट भी अच्छे से करके जाते हो, फिर भी मैकेनिक्स क्लियर होता है। फोर्स को रिजोल्व करते आना चाहिए, और उसी डायग्राम के अंदर आपको मोमेंट किस तरीके से लेना है वो भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। यही 2 कॉन्सेप्ट मेन काम किए मैकेनिक्स के अंदर कोप्लेनर फोर्सेस के लिए। मैं स्टूडेंट लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं चैनल को या फिर वीडियोस को, तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।